हेलो एवरीवन। आज जो है सीटेट और टेट का जो है एक सब्जेक्ट के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, एक स्टूडेंट को जानना, उसको कैसे पढ़ाना है, ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग टेट एग्ज़ाम देते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हमें अपने लाइफ में भी इसका नॉलेज होना चाहिए। हम लोग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इस टॉपिक में ना सिर्फ टेट वालों का, जो टेट में एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको फ़ायदा पहुंचने वाला है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये देखना ज़रूरी है, जिससे हम लोग जो है बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसा वीडियोज़ लाता रहूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन 2 में है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ये गलत बात है, ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसा आपको पर्यावरण मिलेगा आपका विकास उसी टाइप से होगा। और आनुवांशिकता जैसे आप जनरली जैसे माता पिता का या फिर परिवार का जो क्वालिटी है बच्चों पे आता है, ये आपका विकास में काम करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। तीसरा है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ऐसा भी, ये भी गलत है, ठीक है। क्षेत्र में जो विकास का है बच्चों के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। विकास को हम लोग कभी माप नहीं सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, जो विकास शरीर का केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवांशिकता। आनुवांशिकता वर्ड जो है आप समझिए ये क्या है। किसी भी फैमिली में जो माता पिता हैं, परिवार है, उनका जो क्वालिटीज है ना वो बच्चों पे आता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं, थोड़ा मैं इसमें डीपली जा रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलिए ये इस बच्चे का जो है मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, ये 10th भी नहीं पास किए हैं, लेकिन ये इसका बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ है, पढ़ने में बहुत तेज है और आगे बढ़ा हुआ है। तो आप बोल रहे हैं सर कैसे आनुवांशिकता काम कर रहा है। देखिए, इसमें आनुवांशिकता कैसे काम करता है। सपोज कर लीजिए कोई फैमिली में जो है किसी के फादर या मदर जो है 10th क्लास नहीं पढ़ पाए, हो सकता है उनका परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए हो, परिस्थिति ऐसा बना नहीं हो कि वो पढ़ पाए। नहीं अगर पढ़ते तो बच्चे के समान वो भी अच्छे ही होते, तो परिस्थिति उनको पढ़ने नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कमजोर, जो मतलब कमजोर नहीं बोल सकते, जो माता पिता पढ़े नहीं है उसके बच्चे आगे जाके बहुत आगे पढ़े, तो आनुवांशिकता का गुण आता है, वो पढ़े नहीं है इसलिए पढ़े नहीं है, ठीक है, ये मान लेंगे, ठीक है। पर्यावरण, ये जो है आनुवांशिकता तो होगा ही, सही है। और पर्यावरण, देखिए बच्चा अगर आपका है, अगर कोई बच्चा किसी संगठन बोल सकते, ग्रुप बोल सकते हैं, ऐसा ग्रुप में रह रहा है, जुड़ गया, उसका मेंबर बन गया है, जो कि बहुत ही बदमाश बोल सकते हैं, या फिर बोलिए कि पढ़ाई में लगन नहीं है किसी काम को, या फिर बदमाशी कर रहे हैं, उस ग्रुप में रहेंगे तो वो बच्चे अगर कितना भी क्वालिटी हो उसमें डिसक्वालिटी अपने आप आते जाएगा, जो कि उसको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, पर्यावरण का जो है, माहौल का जो है असर पड़ता है। ऐसा घर जिसमें मम्मी पापा या फिर फैमिली में किसी टाइप का कलह होता है, झगड़ा हो रहा है, तो उस पर बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से ही बच्चों पर जो है विकास पे प्रभावित होता है, यही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। कहीं दोनों है, दोनों से प्रभाव पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है, मतलब कमजोर बच्चों को प्राथमिकता देता है, ऐसा
है या नहीं। देखिए आगे पढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है या फिर अंक उन्मुख होता है। देखिए ये तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर दीजिए, वो अंक उन्मुख नहीं होता है। ऑप्शन 4, अधिगम के व्यवहारिकवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत लेके वो नहीं चलेगा, उसको चलना क्या है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। वो जो व्यक्ति, जैसे बच्चे हैं, हर क्वालिटी के बच्चे स्कूल में होंगे, आपको सबको लेके चलना है, सबको उसको प्राथमिकता देना है, आपको उसी हिसाब से क्लास चलेगा। यानी कि इसका ऑप्शन 2 सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। अब देखिए ये चीज है, नियम तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखते हैं, पहले आप समझिए क्या चीज है इसमें। अगर किसी बच्चा को इस चीज का डर है कि वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा, वो समय पे खाएगा नहीं तो उसे दंडित किया जाएगा, उसने अगर ज़्यादा मोबाइल चलाया तो उसे घर में दंडित किया जाएगा। उसके अंदर में जैसे डर रहता है तभी वो इस काम को नहीं करता है। हो सकता है कि वो कुछ बदमाशी करे, लेकिन उस बदमाशी करने से पहले वो डरेगा, घर से डरेगा कि हाँ मम्मी पापा जो हैं या फिर कोई भी पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, हमें सजा देंगे। तो जो पहला जो है उनका दिमाग में सेटअप है, सेट कर लिया गया है। तो ये प्रथापूर्व चरण है, ये प्रथापूर्व चरण है, मतलब पहले से ही दिया हुआ है कि हाँ आप अगर गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगा। तो सजा ना मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करना चाहिए जिसमें संकल्पों का परिवर्तीकरण जटिलता से सरलता की ओर कभी भी नहीं होना चाहिए, सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देता है, ठीक है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति को पैदा, ऐसा है नहीं है, किसी बच्चे को बीच में जो प्रतिद्वंदिता पैदा करना जो है वो आपका नहीं वर्क करेगा। ये दोनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट होगा ये। कोई भी चीज को जो है ना हम लोग संबंध खोजते हैं, कोई भी चीज को, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कर रहे हैं उसको हम लोग उससे क्या लाइफ में चेंजिंग आएगा, क्या है, उस सबको जोड़ के जो देखें वही पढ़ाई जो है हम लोगों को सही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 जो है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, यही ऑप्शन सही होगा इसका। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, क्या चीज का व्याख्या करता है, देखिए वो जो है ना संज्ञानात्मक विकास में, ये जो वर्ड आएगा ना आपको संज्ञानात्मक विकास, इसी का व्याख्या किए हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी इससे नहीं है रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास जहां भी देखें इनका नाम, ये इन्हीं का सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, तो लड़कों से, और लड़कियों से नहीं कर रहा है सवाल। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। नंबर 1 तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लड़कों और लड़कियों को अलग नहीं समझना चाहिए, दोनों को बराबर आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो ये जो है जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, इसको जेंडर पक्षपात में हम लोग ले सकते हैं। जेंडर पक्षपात कर रहे हैं सर जो है, जो भी अध्यापक है, लड़कों से सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं, लड़कियों से नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। पहला ऑप्शन है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ऐसा नहीं है, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यही है सही ऑप्शन, क्योंकि ज्ञान जिससे बढ़े, पढ़ाई में ऐसे ही चीज़ों को लाना चाहिए। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ऐसा नहीं, पाठ्यक्रम को समापन का ही काम लेना स्कूल का काम नहीं है या फिर टीचर का काम नहीं है। ठीक है, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को, यह भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए पुस्तकें और पत्रिका, निकटस्थ परिवार, जो उसका परिवार है वही उसका समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बाकी सभी तो होगा लेकिन सबसे फर्स्ट है उसका परिवार। ठीक है, माता पिता का कार्यस्थल, इससे भी कोई रिलेटेड नहीं है। अस्पताल के कार्य कर्मचारी, ये तो है नहीं। पुस्तकें और पत्रिकाएं होती है लेकिन परिवार सबसे फर्स्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक
विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या चरण के समानुरूप है। तो ये है, इसका ऑप्शन है 2 से 7 साल। उनके हिसाब से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है 2 से 7 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया 2 से 7 साल। बहुत ही जल्द इस चैनल में आपको सीटेट टेट का मैथ भी आने वाला है, इसलिए अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसे वीडियोस को देख सकें। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।